हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन सिविल्स ग्रुप में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यह है न्यूज़ टुडे सेशन 24 फरवरी 2022 यानी कि 2022 दोस्तों। ये प्रीलिम्स बूस्टर है आपके लिए, जो आपका प्रीलिम्स आने वाला है। यह यूपीएससी से रिलेटेड है या पीसीएस के रिगार्डिंग भी ये न्यूज़ टुडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो न्यूज़ टुडे सेशन को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे थोड़ा सा हमें भी इंगेजमेंट मिलता रहे दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड आरबीआई आस्क एनबीएफसीज कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू इम्प्लीमेंट कोर फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशंस बाय सितंबर 2025। और भाई 2025 तक आपको कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशंस कर लेने हैं, ऐसा आरबीआई ने एनबीएफसी से पूछा कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक सर्कुलर जारी किया है आरबीआई ने कि जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो मिडिल एंड अपर लेयर का पार्ट है दोस्तों, मिडिल एंड अपर लेयर में है, जिनके 10 और उससे अधिक फिक्स पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एफपीएसडीयू हैं, 10 और उससे अधिक, उनको मैंडेटरी है कि वो सीएफएसएस करेंगे। सीएफएसएस कॉल्ड इज कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशंस दोस्तों। तो जिनके फिक्स पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट दैट इज कॉल्ड एफएफएसडीयू, जो 10 और उससे अधिक हैं, वो क्या करेंगे, मैंडेटरी हैं सीएफएसएस को करने के लिए दोस्तों। जिनके कम है 10 से, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। जिनके फ्यूअर देन 10 एफपीएसडीयूज हैं, दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएफएसएस इज नॉट मैंडेटरी दोस्तों। नाउ गॉट इट। ठीक है, अब देखो एफपीएसडीयू क्या है। इट इज ए प्लेस ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वेयर द बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय ए एनबीएफसी, यानी कि कोई भी एनबीएफसी अपनी बिजनेस एक्टिविटी को करती है, जहाँ से शुरू करती है, जहाँ से स्टार्ट करती है, उसको बोलते हैं एफपीएसडीयू, दैट इज कॉल्ड एक ऑपरेशन है दोस्तों। अब सीएफएसएस दैट इज कॉल्ड कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशंस इज टू द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एडॉप्टेड बाई बैंक्स। ये क्या है दोस्तों, ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं जो बैंक एडॉप्ट करते हैं दोस्तों। ये एक नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेज है, सीबीएस, दैट जो अलाउ करता है कस्टमर को टू मैनेज देयर अकाउंट, भैया मैनेज करो अकाउंट्स को, एंड वेरियस बैंकिंग फैसिलिटीज़ को, और फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो वहाँ कहीं भी वर्ल्ड के कहीं भी पार्ट से वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी पार्ट से वो बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटेंडेड बेनिफिट्स कौन कौन है। सीमलेस कस्टमर इंटरफेस एंड डिजिटल ऑफरिंग, देख सकते हो ये नोट हेयर, एंड अनेबलिंग इंटीग्रेशन ऑफ एनबीएफसीज फंक्शंस। ये क्या है, इंटीग्रेशन फंक्शन। प्रोवाइड सेंट्रलाइज डेटाबेस एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराएगा। हेल्प करेगा जनरेट सुटेबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, बोथ फॉर इंटरनल पर्पज एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के लिए दोस्तों। एंड एनबीएफसीज आर टू सबमिट ए क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएफएसएस। ये क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट एनबीएफसी सबमिट करेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सीएफएसएस के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं एनबीएफसी कैटेगरीज क्या है। देखो टॉप लेयर पे एम्प्टी टॉप लेयर सुपरवाइजरी डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसके बाद अपर लेयर एनबीएफसीज, मिडिल लेयर, उसके बाद बेस लेयर एनबीएफसीज। तो ये जो बेस लेयर एनबीएफसीज हैं, उनके लिए सीएफएसएस इज नॉट मैंडेटरी। व्हाट इज गाइस, देख सकते हो ये एनबीएफसीज की कैटेगरी। इसी सीरीज में नेक्स्ट बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने रिलीज किया है प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल 2022 कि भाई इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल 2022 को गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया एक ड्राफ्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रमोट करेगा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजर का दोस्तों। बैलेंस फर्टिलाइजर से मतलब है कि भाई फर्टिलाइजर का जो यूज़ है वो बैलेंस तरीके से होना चाहिए, वो अनसस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। अब बैलेंस फर्टिलाइजर मतलब इंक्लूडिंग बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो स्टिमुलस हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। They have to sustain India's food and nutritional security without causing adverse harm to the quality of environment and social health. That's talking about कि भाई जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं या बायो स्टिमुलस हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका जो है सस्टेनेबिलिटी यूज होना चाहिए। सिंपली क्या है, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करेगा ये प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग की है, प्रोडक्शन की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, या प्राइस मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की है दोस्तों। इस बिल का ऑब्जेक्टिव यही है। इम्प्रूव करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, हाई यील्ड वेराइटी वाली क्वालिटीज़ को, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वगैरह को ये सस्टेन करेगा दोस्तों। की फीचर्स क्या हैं? इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो एस्टेब्लिश होगी, एंड द टास्क विद रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, एंड सेट अ टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट करेंगे, और जो क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स है उसकी क्वालिटी को वो सेट करेंगे, बताएंगे दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स द मैक्सिमम प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका प्राइस जो है मैक्सिमम प्राइस फर्टिलाइजर का फिक्स कर देगी, एंड नो पर्सन कैन मैन्युफैक्चर, सेल, इम्पोर्ट फॉर सेल और मार्केट विदाउट ऑब्टेनिंग द एप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन, और कोई भी बंदा, कोई भी इंसान बिना एप्रोप्रिएट या बिना रजिस्ट्रेशन के उसको नहीं बेच सकता है दोस्तों। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में थ्रू रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी द मैनर इन विच फर्टिलाइजर्स में मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको प्रिस्क्राइब करेगी भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरीके से फर्टिलाइजर जा सकता है, जाएगा। रेगुलेशन ऑफ ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को भी रेगुलेट करना इस इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है दोस्तों। गॉट इट। अब कंसर्न्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? ये करेगी रेगुलेट ऑल फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल यूज फर्टिलाइजर्स सच एज अमृत पानी, ये देखना याद रख सकते हो ये वर्ड, अमृत पानी, विच कुड क्रिएट ए बैकलैश इन ट्रेडिशनल फार्मिंग कम्युनिटीज। ये कहाँ क्रिएट होता है अमृत पानी? ये बैकलैश इन ट्रेडिशनल फार्मिंग कम्युनिटीज में यूज होता है दोस्तों, क्रिएट होता है। कीपिंग पार्ट्स ऑफ द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर दैट इज कॉल्ड एफसीओ, यानी कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर्स को रखना एंड फर्टिलाइजर मूवमेंट ऑर्डर्स को रखना। इट वुड लीड टू कन्फ्यूजन एंड स्टाइफल इनोवेशन एंड कुड ब्रिंग बैक द लाइसेंस एंड इंस्पेक्टर टू द सेक्टर। तो ये इस सिनेरियो को कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, जो कन्फ्यूजन एंड स्टाइफल इनोवेशन है एंड ब्रिंग बैक द लाइसेंस एंड इंस्पेक्टर आज को लेके वापस आएंगे, ऐसा बोलने की बात हो रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फर्टिलाइजर मूवमेंट ऑर्डर्स हैं ये लीड करेंगे कन्फ्यूजन और लाइसेंस इंस्पेक्टर राज वगैरह चीज़ों को। नेक्स्ट न्यूज है इसी के रिगार्डिंग दोस्तों, सेंटर रेडी फॉर डायलॉग विद इंसर्जेंट ग्रुप्स इन मणिपुर। जो इंसर्जेंट ग्रुप है, आतंकवादी टाइप ग्रुप हैं जो मणिपुर में इस तरह की जो विद्रोही या इस तरह की हार्मफुल एक्टिविटीज़ में कनेक्ट हैं, उनकी बात हो रही है। सेंटर रेडी है उस डायलॉग के लिए। क्या है? डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंसर्जेंसी ग्रुप को कॉल अपॉन किया है। डिफेंस मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन इंसर्जेंसी ग्रुप्स जो ऑपरेट हो रहा है मणिपुर में टू सन वायलेंस एंड कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल एज द सेंटर इज रेडी टू होल्ड डायलॉग विद देम टू ब्रिंग लास्टिंग पीस इन द रीजन। सेंटर ने उनको बुलाया कि भाई आप आओ, बैठो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से बताने के लिए बात की। नेगोशिएट करने के लिए एक टेबल दिया, मतलब नेगोशिएटिंग टेबल एज द सेंटर इज रेडी टू होल्ड दिस डायलॉग। तो ये एक इंसर्जेंसी ग्रुप है जो मणिपुर में टू सन वायलेंस के लिए दोस्तों ऑपरेट होता है। रीजन क्या है इंसर्जेंसी जो मणिपुर में? नंबर 1, राइज ऑफ मिताई बेस्ड सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी इन द वैली। जो मिताई बेस्ड सेपरेटिस्ट हैं, इंसर्जेंसी हैं, वो वैली में स्टार्ट हो गई है, मतलब उनके उठने से, लाइक जो UNLP PLADC वगैरह थी उसकी तरह ही। एंड इट्स एट्रीब्यूट टू परसीव्स डिसकंटेंट ओवर एलिग्ड फोर्स मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया 1949। तो उनका जो डिसकंटेंट असहमति जो है, उनका एलिगेशन है कि भाई मणिपुर को फोर्सफुली 1949 में इंडिया में मर्जर किया गया एंड द सब्सिक्वेंट डिले इन ग्रांटिंग इट फुल फ्लैज स्टेटहुड 1972, और इसको पूरा स्टेटहुड का दर्जा देने में डिले कर दिया इन्होंने। उनका जो डिसकंटेंट यही है दोस्तों। दूसरा, जो मैती कम्युनिटी है फॉर्म्स ए मेजॉरिटी इन इम्फाल वैली, वो मेजॉरिटी में है इम्फाल वैली में, एंड सराउंडिंग हिल डिस्ट्रिक्ट्स आर इनहेबिटेड बाई नागाज एंड कुकीज, और नागाज और कुकी वाले एरिया में जहाँ इनहेबिटेड होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में वो सराउंड करती है। नागा मूवमेंट इन नेबरिंग नागालैंड स्प्लिट इनटू मणिपुर हिल डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी कहीं ना कहीं मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। एंड एथनिक क्लैशेस बिटवीन नागाज एंड कुकी, जो 1990s के क्लैशेस थे, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कुकी इंसर्जेंट ग्रुप। उन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे कुकीज़ थे, इंसर्जेंट कुकीज़ ग्रुप को फॉर्मेशन किया और उनको आगे आने दिया। तो नाउ मिलिटेंट आउटपुट सच एज कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट दैट इज कॉल्ड UPF
वर डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट फॉर कुकी ट्राइब इन मणिपुर। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि भाई जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो यूपीएफ वाले हैं, दे वांट टू सेपरेट स्टेट फॉर कुकी ट्राइब्स इन मणिपुर, के चाहते मणिपुर से एक अलग स्टेट बन जाए दोस्तों। तो इस तरह से नहीं हो सकता, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर ने इनको बुलाया। मीजर्स क्या हैं कंट्रोल करने की, क्योंकि आउटपुट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट लाया गया है विद द सेंटर एंड मणिपुर, सेंटर और मणिपुर दोनों में 2008 में। मेजर वैली बेस आउटपुट वाले टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, 2020 में नागा और कुकी को साइन किया गया था। डिक्लेयरिंग ऑफ एंटायर मणिपुर इज डिस्टर्ब एरिया, 1980 में इसको डिक्लेयर किया गया और यहाँ पर आपस में आपको इम्पोज कर दिया गया दोस्तों। एंड सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी चलाया गया कि सरेंडर करो, आपको रिहेबिलिट किया जाएगा और आपको बचाया जाएगा। तो दिस इज सम मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कंट्रोल इंसर्जेंसी, दैट्स इट। Now next, number of wildfires to rise by 50% by 2100 century, यानी 2100 तक, एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है। कुछ स्कॉलर्स कुछ एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है, वार्निंग दिया कि भाई 2100 तक जो वाइल्ड फायर की जो इफिशियंसी है, मतलब बढ़ने की क्षमता है, दे विल बी राइज बाई 50%। इस सेंचुरी के आते आते एंड तक आते आते ये जो 50% बढ़ जाएगा। एक नई रिपोर्ट साझा हुई है, उसने कहा कि स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर द राइजिंग थ्रेट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लैंडस्केप्स फायर बाई UNEP, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड ग्रिड आर्नेंडल। इन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई जो वाइल्ड फायर स्प्रेड हो रही है, एंड दे फाइंड दैट क्लाइमेट चेंज एंड लैंड यूज चेंज आर मेकिंग वाइल्ड फायर वर्स एंड एंटीसिपेट ए ग्लोबल इंक्रीज ऑफ एक्सट्रीम फायर्स इवन इन एरियाज प्रीवियसली अनअफेक्टेड। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, व्हाट डिड आई वांट टू से, ठीक है। नाउ की फीचर्स क्या हैं इस रिपोर्ट के, ऑब्जर्वेशन, इम्पैक्ट और रिकमेंडेशंस। देखो ऑब्जर्वेशन ये है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फायर, climate change and change in land use and land management practices, the influencing the propagation and intensity, duration and extent of wildfire। तो क्लाइमेट चेंज का जो पैटर्न है उसकी वजह से जो फायर की वाइल्ड फायर की इंटेंसिटी है, उसका टाइम पीरियड है, दे विल एक्सटेंड ऑन दैट नोट। दूसरा है वाइल्ड फायर्स विल बिकम मोर फ्रिक्वेंट इन एरियाज लाइक जो आर्कटिक एरियाज हैं, वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडोनेशिया या साउथ अमेजन वाले एरिया में है, या ट्रॉपिकल सवेना वाले एरिया में, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंट है इस एरिया में। वाइल्ड फायर प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज अप टू 14% बाई 2030, यानी कि 2030 तक वो 14% बढ़ जाएगा और 2100 तक करीब 52% बढ़ जाएगा, ऐसा प्रोजेक्शन किया गया रिपोर्ट्स के द्वारा। रिड्यूसिंग ग्लोबल वाइल्ड फायर रिस्क इज ए नेसेसरी कंपोनेंट टू अचीव द UN 2030 एजेंडा फॉर SDGs। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वाइल्ड फायर रिस्क को दोस्तों रिड्यूस करना एक UN 2030 का जो एजेंडा है, दैट इज कॉल्ड SDG, उसको अचीव करना बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है कि यू जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द ग्लोबल वाइल्ड फायर रिस्क। एंड सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये भी कहीं ना कहीं इसी की बात करता है। एंड UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, दैट इज कॉल्ड टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग ग्लोबल वाइल्ड फायर एट नेसेसरी एट दैट नोट। इम्पैक्ट क्या है, देखो ग्लोबल कार्बन साइकिल अफेक्ट होता है दोस्तों, क्योंकि वास्ट क्वांटिटीज में, बहुत ज़्यादा विशाल क्वांटिटीज में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एंड इट इज रिसीव्ड इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड एग्जीबरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ते हैं इंडिविजुअली और कम्युनिटीज़ पर नेशंस वाइड। हेल्थ जैसी समस्याएं, स्मोक, PM जैसे पार्टिकुलेट मैटर, टॉक्सिक कॉम्बिशंस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दे कॉज रेस्पिरेटरी हार्म, डेट्रीमेंटल कार्डियोवास्कुलर इम्पैक्ट, हार्ट डिजीज, जो हार्ट की डिजीज है, हृदय से संबंधित, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है, सॉइल इरोजन होना हो जाता है, वाटर कैचमेंट एरिया पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना दोस्तों। तो दैट्स ऑल अबाउट वाइल्ड फायर इम्पैक्ट्स। रिकमेंडेशंस क्या, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द, रिकॉग्नाइज करो और रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्स करना है जी कि भाई इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का, और इसको जो प्रिवलेंस लेके आना चाहिए, परिचित करो, उसको रोकने की कोशिश करो अपने बिहेवियर में। वाइल्ड लाइफ, अंडरस्टैंड द वाइल्ड लाइफ बिहेवियर क्या है, फ्यूल मैनेजमेंट जो इम्प्रूव करो उसको। दूसरा, सपोर्ट एंड इंटीग्रेट करो इंडिजिनस ट्रेडिशनल्स को,
इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, उसको मजबूत करो। रीबैलेंस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एम्पावर कम्युनिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज़ को एम्पावर करो। तो दे विल अलाउ एंड दे विल बी कंप्लीट दिस रिकमेंडेशन एंड कंप्लीट द ओवरकम द फीचर ऑफ द वेलफेयर। गॉट इट। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है एक नया नोटिफिकेशन ऑफ ब्रिक क्लिंस। ब्रिक क्लिंस होता है जो ईंट की भट्टे की राख होती है, उसकी बात करें, ब्रिक क्लिंस। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है अमेंडमेंट रूल्स 2022 के लिए अंडर द EPA एक्ट 1986। तो EPA दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दैट पेव द वे। दे आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूस एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ब्रिक क्लिंस। तो कह रहे हैं कि भाई जो ब्रिक क्लिंस से पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करो, वो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कुछ साइलेंट फीचर हैं इसके नोटिफिकेशन की कि जो स्टैंडर्ड है PM दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलेट मैटर एमिशन दैट इज 250 मिलीग्राम पर नेशनल क्यूबिक मीटर। वो दोस्तों स्टैंडर्ड जो PM एमिशन है 250 मिलीग्राम पर नॉर्मल क्यूबिक मीटर है। दूसरा इसकी बात हो रही है ब्रिक क्लिन की। दिस एग्जिस्टिंग ब्रिक क्लिन शैल बी कन्वर्टेड टू आइदर जिगजैग टेक्नोलॉजी और वर्टिकल शाफ्ट। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि भाई ब्रिक क्लिन को आप कन्वर्ट कर सकते हो जिगजैग टेक्नोलॉजी द्वारा और वर्टिकल सॉफ्ट और यूज ऑफ PNG एज फ्यूल in brick making within a period of 1 year in case of kiln located within a 10 kilometer radius of non-attainment cities and 2 years for other areas। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इस ब्रिक क्लिन्स को कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन अटेनमेंट सिटीज आर दोज, वो सिटीज हैं दे हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द मार्क्स फॉर 5 years। नॉन अटेनमेंट सिटीज की बात होगी कि जो पूरी तरीके से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में लगभग 5 साल से नीचे वाले पायदान पर हैं। एंड ऑल ब्रिक्स क्लिन्स शैल यूज अप्रूव्ड फ्यूल सच एज PNG, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, कॉयल, फायरवुड एंड और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। तो ये कहाँ अप्रूव हो सकते हैं? इन सारी चीज़ों में। यूज ऑफ पेटकॉक टायर प्लास्टिक हजार्ड वेस्ट शैल नॉट बी अलाउड। तो यूज ऑफ पेटकॉक टायर प्लास्टिक हजार्ड वेस्ट ये अलाउड नहीं होगा दोस्तों। बट ब्रिक क्लिन्स जो है सेल यूज अप्रूव्ड फ्यूल सच एज PNG को आप यूज कर सकते हो, ब्रिक क्लिन का यूज करके यूज वो अप्रूव कर सकती है PNG को, कॉयल को, फायरवुड को और एग्रीकल्चर रेसिड्यू को। ब्रिक क्लिन सेल फॉलो फ्यूगिटिव डस्ट एमिशन कंट्रोल गाइडलाइंस। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्ले फायर्ड ब्रिक्स। Brick kilns emit approximately 66 to 84 million tons of carbon dioxide and 1 lakh ton of black carbon emission annually। ये कितना बड़ा डेटा आप देख सकते हो कि भाई 66 से 84 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है और 1 लाख टन से ज़्यादा ब्लैक कार्बन को। दिस कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली लोकल पार्टिकुलेट मैटर्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन। तो ये किसको, ये PM जो मैटर है पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड के एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है ये ब्रिक क्लिन दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टेक्नोलॉजी, जिगजैग टेक्नोलॉजी एंड वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक टेक्नोलॉजी। तो ये इन्वायरमेंट से पूछ सकता है आपको। तो जिगजैग टेक्नोलॉजी दोस्तों, इन जिगजैग क्लिन्स ब्रिक्स आर अरेंज टू अलाउ हॉट एयर। ब्रिक्स अरेंज किया जाता है, अलाउ करते हैं हॉट एयर को टू ट्रेवल इन जिगजैग पाथ, और वो जिगजैग पाथ में ट्रेवल करते हैं। द लेंथ ऑफ द जिगजैग एयर पाथ इज अबाउट 3 times दैट ए स्ट्रेट लाइन। वो 3 टाइम ज़्यादा होता है। एंड दिस इम्प्रूव द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्यूल गैस टू द ब्रिक मेकिंग द एंटायर ऑपरेशन मोर एफिशिएंट। तो आप समझ गए होंगे कि भाई जिगजैग क्लिन्स जो है, जिगजैग क्लिन्स में ब्रिक्स को अरेंज किया जाता है एक हॉट एयर ट्रेवल के थ्रू, एक जिगजैग पाथ में दोस्तों ट्रेवल कराया जाता है। और जो लेंथ है जिगजैग की एयर पाथ की वो बहुत 3 टाइम्स दैट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से 3 टाइम्स ज़्यादा है। और ये इम्प्रूव करता है इस तरीके से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्यूल गैसेस से, यानी कि जो ब्रिक्स की फ्यूल गैसेस से हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो इसको क्या बनाएगा, इस मेकिंग द एंटायर ऑपरेशन मोर एफिशिएंट। तो सारी ऑपरेशन को क्या एफिशिएंट बना देगा। अब बात करते हैं वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक क्लिन टेक्नोलॉजी की। ये एक एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली फायरिंग टेक्नोलॉजी है और ये प्रोड्यूस करती है बर्न्ट ब्रिक्स को दोस्तों। प्रोड्यूस क्या करती है, बर्न्ट ब्रिक्स को दोस्तों।
तो वर्टिकल शार्प ब्रिक कलिंग टेक्नोलॉजी एंड जिगजैग टेक्नोलॉजी, यू नो दैट अबाउट इट। कुछ और न्यूज़ हैं, ऑल्सो न्यूज़ क्या देखते हैं। कंसल्टेटिव कमेटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या है कंसल्टेटिव कमेटी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉयल चेयर्ड ए मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ कॉयल to discuss the status of compliance of environmental norms by coal lignite companies। तो मिनिस्टर ऑफ कॉयल ने एक मीटिंग जो है पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव मीटिंग है जिसको चेयर किया है और एनवायरमेंट नॉर्म्स की बात करने के लिए जो कॉयल एंड लिग्नाइट कंपनी से रिलेटेड है। अभी कंसल्टेटिव कमेटी क्या है, दे आर अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है। और ये दोनों हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहाँ से इनमें मेंबर होते हैं। तो दीज कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, दैट इज इट। मिनिस्ट्री ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट फॉर होल्डिंग देयर मीटिंग्स बोथ ड्यूरिंग द सेशन एंड द इंटर सेशन पीरियड ऑफ पार्लियामेंट्री, दोनों सेशंस में होल्ड होती हैं। द मेंबरशिप ऑफ दीज कमेटीज इज वॉलेंट्री, जो मेंबरशिप है इन कमेटीज का वो वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन की बात हो रही है दोस्तों, व्हाट इज इट, मिशन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन, 6th एनिवर्सरी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन की जो रिसेंटली मनाई जाएगी। ये 2016 में लॉन्च हुआ था, करीब 300 क्लस्टर्स को पूरे कंट्री में डेवलप करने के लिए। हॉलिस्टिकल अप्रोच था, इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। सो फार देखा जाए तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड 296 क्लस्टर अंडर दिस मिशन। तो आप देख सकते हो 6th एनिवर्सरी है बात हो रहा है। तो रू अर्बन क्लस्टर आर आइडेंटिफाई across the country's rural areas, they showing increased sign of urbanizations like increase in population density and high level of non-farms employment etc। तो रू अर्बन एरियाज वो होते हैं दोस्तों जहाँ पर अर्बनाइजेशन जैसी चीज़ें बढ़ती हुई दिखती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम होती है दोस्तों। अब बात करते हैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज कॉल्ड TRI, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन, दैट इज कॉल्ड बादशास, ये साइन किए हैं एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन को। और इसका जो रिसोर्स सेंटर है, रिसोर्स सेंटर ऑफ NTRI दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक दोनों के बीच में मेमोरेंडम MOU साइन हुआ है। अब बात करते हैं भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन, ये 1948 में 1948 में ठक्कर बापा ने एस्टेब्लिश किया था। एक एमिनेंट सोशल वर्कर थे फॉर ऑल इंक्लूसिव ऑलराउंड अपलिफ्टमेंट, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके समाज के उत्थान के लिए ये BAJSS दैट इज कॉल्ड भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन 1948 में ठक्कर बापा ने बनाया था। अब बात करते हैं TRI की, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक रिसर्च बॉडी है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंडर में, जो कि एक स्टेट लेवल पे है। TRI वर्क करता है एक एज ए थिंक टैंक कि भाई डेवलपमेंट कैसे होगा ट्राइबल्स का, प्रिजर्वेशन कैसे होगा उनकी कल्चर हेरिटेज का, कैपेसिटी बिल्डिंग्स वगैरह की कैसे होगी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में 26 TRI हैं जो सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अब खजुराहो डांस फेस्टिवल की बात करते हैं दोस्तों। खजुराहो ये ऑर्गेनाइज होता है एनुअली गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा खजुराहो में दोस्तों। इट इज़ सेंटर्ड ऑन इंडियन क्लासिकल डांसिंग स्टाइल, एक सेंटर्ड है इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल का एंड फेमस है। आर्टिस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड द वर्ल्ड गिव देयर डांस परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द फेस्टिवल। वर्ल्ड के आर्टिस्ट यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस देते हैं और अपना रुतबा दिखाते हैं, अपनी अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी अपनी कला के बारे में दिखाते हैं। ये 1975 में शुरू हुआ। खजुराहो जो है टेम्पल चंदेल डायनेस्टी के दौरान बनाई गई थी दोस्तों। चंदेल डायनेस्टी के दौरान खजुराहो टेम्पलों को बनाया गया था और चंदेल डायनेस्टी जो है अपोज ही करती है करीब 1950 से 1050 तक। टेम्पल्स जो हैं हिंदुज़्म और जैनिज्म से बिलोंग करते हैं एंड इट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दैट इज खजुराहो डांस फेस्टिवल एंड it is built during the Chandel dynasty and the apogee between 950 and 1050 950 से 1050 के बीच में। यू तीरथ सिंह की बात हो रही है। यू तीरथ सिंह
एक खासी चीफ हैं, खासी जनजाति थी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इन्होंने डिक्लेयर किया वॉर ब्रिटिश के अगेंस्ट में दोस्तों। अटेम्प्ट टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ द खासी हिल्स, उन्होंने कि भाई हम खासी हिल्स पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इनको गुरिल्ला वार का मास्टर बुलाया जाता था, जो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स थी। ही टुक पार्ट इन एंग्लो गौसी वार, जो 1829-33 में हुआ। जब वो इंजर्ड हो गए, दे टुक रिफ्यूज इन द नियर बाई केव्स, गुफाओं में ले जाया गया नियर बाई में। एंड ही वॉज इवेंचुअली कैप्चर बाई ब्रिटिश एंड डिपोर्टेड टू ढाका, उन्हें कैप्चर करके ढाका भेज दिया गया बाद में। तो उनकी एनिवर्सरी है दोस्तों 17 जुलाई, कमेमोरेटेड एवरी ईयर एज स्टेबल हॉलीडे इन मेघालय। मेघालय में उनकी जयंती पर हॉलीडे मनाया जाता है। इनका जो पर्सनल वैल्यूज है उनका है पैट्रियोटिज्म, सेल्फलेसनेस एंड ब्रेवरी के लिए मनाया जाता है। वैसे मातंगनी हजारा हैं, एक गांधी बूढ़ी बोला जाता है इनको, गांधी बूढ़ी, बंगाली फॉर ओल्ड लेडी गांधी हैं ये, इनको गांधी बूढ़ी बोला जाता है। देखना इनके बारे में पढ़ सकते हो आप। इनके आइडियलिज्म थे गांधीयन, सोशलिस्ट आदि। अब प्लेस इन न्यूज़ देखो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या है, जॉर्डन की बात करते हैं। जॉर्डन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, करीब 9000 साल पुराना सीन है दोस्तों। ए रिमोट न्यूलिथिक साइट इन जॉर्डन्स ईस्टर्न डेजर्ट, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं इसकी, ये ऑलमोस्ट लैंड लॉक कंट्री है जॉर्डन, विद ए शॉर्ट, बहुत छोटी कोस्ट लाइन है जो स्ट्रेट ऑफ अकाबा जो रेड सी के साथ में है वहाँ पे लगती है। इसकी अम्मान जो है वो लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल भी है दोस्तों। तो ये जॉर्डन, ये वाला, एक मिनट, ये जॉर्डन है, ठीक है। ये इर्बिद है, इधर ये सीरिया, इधर जॉर्डन है, ये सीरियन डेजर्ट है, ठीक है। ये अल अकाबा, ये पेट्रा, ये जेरूशलम, ये डेड सी, ये रेड सी का पार्ट है। ये इधर मेडिटेरियन सी है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा इधर देख सकते हैं आप। दिस इज डेड सी, ये अम्मान इसकी कैपिटल। इर्बिद भी इसी का शहर है, इर्बिद, सॉल्ट, ये देख सकते हो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल फीचर देखते हैं। जॉर्डन है 3 मेजर फिजिकल रीजन्स लाइक सीरियन डेजर्ट, यू नो वेर इज सीरियन डेजर्ट। तो नंबर 1 सीरियन डेजर्ट, दिस वन। दूसरा अपलैंड ईस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर तो जॉर्डन रिवर के बीच में अपलैंड है, देखो इधर ये वाला एरिया, ये वाला। एंड द जॉर्डन वैली, और दूसरी ये जॉर्डन वैली है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 इसके मेजर रीजिम हैं। और जॉर्डन रिवर सेपरेट जॉर्डन फ्रॉम एंशियंट पैलेस्टीन, जॉर्डन रिवर है जो जॉर्डन को एंशियंट पैलेस्टीन से अलग करता है। रिवर राइज ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंट हर्मोन, तो रिवर कहाँ से आता है, जॉर्डन रिवर जो माउंट हर्मोन का स्लोप है वहाँ पे। एंड एम्प्टी डेड सी में जाके गिर जाती है। डेड सी ये देख रहे हो यहाँ पर है, डेड सी है लैंड लॉक्ड सॉल्ट लेक है दोस्तों, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है। यहाँ पड़ता है इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है दोस्तों। गॉट इट, देखो ये इजराइल है, इजराइल और ये जॉर्डन, तो डेड सी ये है। हाईएस्ट पॉइंट हो गया माउंट रमान, माउंट रम जो 1754 मीटर है। लोएस्ट पॉइंट हो गया दोस्तों जॉर्डन वैली, ड्रॉप आउट करीब 430 मीटर ब्लो है सी लेवल से, जैसे डेड सी से भी, डेड सी से 430 मीटर नीचे है। एंड द लोएस्ट नेचुरल पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, जॉर्डन वैली ड्रॉप्स। अब गोलन हाइट की बात करते हैं, क्या है गोलन हाइट। तो गोलन हाइट समझो दोस्तों, ये इजराइल ने इजराइल बॉम्बार्ड ए सीरियन टाउन, सीरिया का टाउन है गोलन हाइट, इजराइल ने इस पर हमला कर दिया था बहुत ज़्यादा। नियर द आर्मिस्टिक्स लाइन ऑन द गोलन हाइट्स, पॉलिटिकल एंड बाउंड्री समझो, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेट्यू है एंड इजराइल और सीरिया के बीच में स्टर्लिंग है दोस्तों। ये है गोलन हाइट, ठीक है, ये गोलन हाइट है, ये सीरिया, ये जॉर्डन, ये इजराइल, ये लेबनान, ठीक है। तो इजराइल एंड सीरिया में ओवरलुकिंग साउदर्न लेबनान, और ये जो सदर्न लेबनान है इसके इधर है लेबनान एरा, ठीक है। इट वॉज कैप्चर्ड बाई इजराइल ड्यूरिंग द मिडिल ईस्ट वॉर, 1967 का जो वॉर हुआ मिडिल ईस्ट में, तो इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया। एंड गोलन इज रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ सीरिया बाई द यूनाइटेड नेशंस, जबकि यूएन ने पार्ट ऑफ सीरिया को, गोलन हाइट्स को पार्ट ऑफ सीरिया रिकॉग्नाइज किया था, यानी सीरिया का पार्ट है। जियोलॉजी देखो इसकी, कंपोज ऑफ 2 जियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एरिया डिवाइडेड बाय द सार रिवर, गोलन हाइट्स प्रॉपर एंड माउंट हार्मन रेंज में है दोस्तों। वाटर रिसोर्सेज हैं, गोलन कैचमेंट एरिया फीड इनटू द जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैलिली, ठीक है। तो सी ऑफ गैलिली ये इधर इसके साउथ वेस्ट में देख सकते हो आप, गॉट इट। अब मिलान 2022 लास्ट आपका टॉपिक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है मिलान, ये लेटेस्ट एडिशन हुआ इंडियन नेवी के द्वारा। बाई एनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में हो रही है, गॉट इट।
एंड इस लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन विद इन मोर देन 40 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1995 से ये शुरू हुई है अंडमान निकोबार कमान से। 4 कंट्रीज जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। इट वॉज फर्स्ट कंसीव जब हुई थी 1995 में 4 कंट्रीज थे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। दूसरा है कोबरा वॉरियर 2022। एक्स कोरबा आर द लार्जेस्ट एनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द यूकेज रॉयल एयरफोर्स। यूके का रॉयल एयरफोर्स इसके साथ एक्सरसाइज करता है। ईस्टर्न ब्रिज 6 एडिशन है इस बायोटेल एक्सरसाइज का। ईस्टर्न ब्रिज 6 एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो इंडिया और ओमान के बीच में हो रहा है। ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में दोस्तों। तो इट्स ऑल अबाउट डिफेंस एक्सरसाइज, तो यू कैन सी हियर। सो गाइस इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है प्यार से, यही है कि प्लीज़ लंबा, थोड़ा सेशन लंबा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा दुख होता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।